नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। वफाकी हुकूमत का आपोजिशन के ऊपर दबाव है। बार बार जब भी तनकीद करते हैं उनकी कारकर्दगी के ऊपर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नून लीग की कयादत कह रही है, बार बार एनआरओ की बात होती है कि एनआरओ चाहिए, एनआरओ चाहिए। सबसे ज्यादा अगर अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं तो वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। न एस्टेब्लिशमेंट से डर है, न इमरान खान साहब की हुकूमत से डर है। अगर देखा जाए, नून लीग सबसे बड़ी सियासी जमात है असेंबली के अंदर और पंजाब के अंदर, लेकिन जब भी उनके साथ शहबाज शरीफ साहब खड़े होते हैं तो सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा नजर आते हैं। जब 25 जुलाई का दिन था, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब बात कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि यह इलेक्शन जब हुआ, मैंडेट चोरी हुआ, सिलेक्टेड हैं, सब कुछ है, नून लीग की कयादत से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनकी कयादत खामोश थी, चुप थी, न कारकर्दगी के ऊपर, न 2 साला। क्या क्या वजह है? क्या अब एपीसी जब होगी, क्या नून लीग कोई तहरीक चलाएगी? क्या पीपल्स पार्टी की कयादत के ऊपर प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है? लेकिन जब तहरीक इंसाफ के लोग बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी करप्शन के ऊपर बात कर रही है, जिन्होंने सारी उम्र अपने दौर के अंदर करप्शन की, अभी वो बात कर रहे हैं, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, 2 साला दौर अगर देखें तो कोई हमें कारकर्दगी नजर नहीं आती। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दिया राबिया असफर साहिबा, पीटीआई के एमपी हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात आती, बड़ी तैयारी के साथ आती हैं, टू द पॉइंट इनका जवाब होता है। एमपीए हैं और बड़ी वोकल है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसके साथ ही डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब पीपी रहनुमा हैं, सेनेटर रह चुके हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, समझदारी के साथ बातें करते हैं, सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रो। दबाव है अपोजिशन के ऊपर, कभी एनआरओ, कभी ऐसी बातें खान साहब भी करते हैं कि अपोजिशन एनआरओ चाहती है, लेकिन नेब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस, बातें जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके ऊपर कहा जाए कि इसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है। क्या कहेंगी? इम्तियाज साहब, आपने क्योंकि जो इंट्रो में भी बात किया, सवाल भी मोर और लेस उसी से लिंक्ड है। अच्छी बात है कि रीसेंट एग्जांपल्स हैं, लोगों की मेमोरी फ्रेश होगी। हम सबको याद है कि पिछले 2 से 3 दिन के अंदर किस तरीके से फतफ के हवाले से जब लेजिस्लेशन लाई जानी थी और उसकी तैयारी के लिए डिफरेंट डिस्कशंस हो रहे थे। अपोजिशन को इनवाइट किया गया, उन्होंने बात करने के लिए एग्री किया, लेकिन हम सब ने देखा कि उन्होंने इसको कंडीशनल, एक बारगेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की। और उससे नुकसान क्या हुआ? सर्टनली उनका अपना नुकसान है, क्योंकि कौम को और ज़्यादा वाज़ेह तौर पे इस चीज़ की एहसास हो गया इस बात का कि पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो या अपोजिशन में बैठी हुई दीगर जमातें हों, वो फेस पे कुछ और हैं, लेकिन जब वो बिहाइंड डोर्स जब बात करने बैठती हैं तो उनकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी उनकी अपने लिए अपना इंटरेस्ट है। और हमने उसमें देखा कि उन्होंने मुल्क को, कौम की सलामती की जो के हवाले से जो लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी, उसको भी उन्होंने कंडीशनल कर दिया। नैब के अंदर अगर कोई 37 के करीब अगर क्लॉजेज हैं तो उसमें से जो टिपिकल क्लॉजेज हैं वो 34 कहते हैं कि 34-35 के करीब जो हैं इनको आप चेंज कर दीजिए। तो और अगर आप उनमें से भी डिटेल में जाएं तो इस तरीके के क्लॉजेज हैं जिसके ऊपर सुन के हैरानी होती है कि कोई सेन आदमी, कोई अक्ल और फहम रखने वाला आदमी अकाउंटेबिलिटी को अगर एग्जिस्टेंस उसकी देखना चाहता है तो वो कैसे डिमांड कर सकता है कि ये क्लॉजेज ख़त्म कर दिए जाएं। इसलिए मेरी समझ में तो यही आती है कि इनको
फिलहाल क्या हमने अक्सर और बेशतर ही देखा है कि जब भी मुल्क का मतलब वर्सेस एक आपकी मुल्क का मफाद और अपने मफाद के अंदर जब आपका कंपैरिजन आता है तो उनका पलड़ा अपने मफाद की तरफ भारी होता है। उनकी कोशिश यही होती है कि कोई ऐसा मौका वो ना छोड़े जहाँ पे वो अपने लिए कोई पर्सनल बार्गेन करके कोई चीज़ सिक्योर कर सके। बट अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज हमने देखा है 2 साल के अंदर हमने क्रॉस किया है, हर मुश्किल वक्त को हमने सेफली पास किया है और जो मुल्क की मफाद के अंदर जो कवानीन ज़रूरी हैं वो आए हैं। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ वो डिमांड करते हैं किसी भी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाने के लिए अपने केसेस और अपनी अकाउंटेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए, वो उनको नहीं मिलेगा। मैडम क्या यही नेब कोई एक भी इदारा, कोई एक भी पार्टी ऐसी हो इस नेब के लिए कहे कि वाकई ये नेब बेहतर हो? 2 अच्छी बातें हैं इम्तियाज साहब, सवाल आपका आपके अपने ही लोग, आपके अपने ही वुज़रा, आप मुझे अगर जवाब दें। हाँ ठीक है। सो देखिए, नैब का जो भी चेयरमैन आज मौजूद है वो पीटीआई ने अपॉइंट नहीं किया। पहली ये अलग चीज है, मैं नेब के बारे में पूछ रहा हूं। वहीं आ रही हूँ बिकॉज देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है नेब के लिए? आप मुझे जवाब देने दीजिए ना। मैं तो आपसे कहती हूँ कि इदारे के अंदर अगर कोई भी गैप्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किए हैं, हम खुद भी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है। कोई केसेस जो हैं वो हम देख ही नहीं रहे। लेकिन पार्लियामानी कमेटी से आप भाग गए ना, संजीदगी नजर नहीं आ रही। इम्तियाज साहब, हम पार्लियामानी कमेटी से नहीं भागे। हम ये कहते हैं कि जी आप किसी चीज को कंडीशनल मत रखिए। इसको आप इस तरीके से नहीं बात कर सकते कि जी आप ये करेंगे तो मैं ये करूंगा। इस तरीके से बात नहीं हो सकती। वो अलग चीज है, वो कानून साजी अलग चीज, एफएटीएफ की अलग चीज थी, ये अलग चीज है। आप मिक्सअप कर रहे हैं। नहीं, ऑपोजिशन लीडर या ऑपोजिशन की तमाम तर पार्टीज अपनी रिकमेंडेशन लेकर आ जाए नैब के कवानीन। गई थी लेके गई थी। टाइम क्रिटिकल है ना, अब वो तो टाइम बाउंड करना चाहते हैं, हम टाइम बाउंड नहीं कर सकते क्योंकि ये ऐसी चेंजेस हैं जिसके अंदर डिबेट की जरूरत है। ये अकाउंटेबिलिटी मुल्क की बेसिकली इसकी भी मना नहीं की थी, नहीं की थी इन लोगों ने मना की बात नहीं है। डिस्कशन ये है कि इसकी सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है कंपैरेटिवली टू फतफ। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि जी ये भी आज ही क्लोज होगा इसलिए कि फतफ को क्लोज होना है या उसकी लेजिस्लेशन को क्लोज होना है। जब हमने इतना वक्त निकाल लिया तो इनकी जो डिलिब्रेशंस हैं कवानीन के ऊपर, एक एक शिक के ऊपर जो अमेंडमेंट ऑपोजिशन मांग रही है, दैट रिक्वायर्स अ हेल लॉट ऑफ डिबेट। ठीक है सर, डॉक्टर साहब क्या लग रहा है कि कोई संजीदगी गवर्नमेंट की आपको नजर आ रही है? और कमिटमेंट ये गवर्नमेंट करके आई थी कि हम करप्शन भी खत्म करेंगे, इदारे भी बेहतर करेंगे, महंगाई भी खत्म करेंगे। 2 साल का अरसा गवर्नमेंट को हुआ है, कोई बेहतरी आपको नजर आई है कहीं भी 2 साल के अंदर? देखें, 2 साल में तो चीज़ें बहुत पूरी तरह नाकाम गई हैं। जो इन्होंने क्लेम्स किए थे नौकरियों के हिसाब से, घरों के हिसाब से, और उसके बाद आप देखेंगे कोविड को जिस तरह ये टैकल कर रहे हैं, सारी दुनिया में क्या कुछ कोविड की तबाही हो रही है, अमात हो रहे हैं, ये तो छुपा रहे हैं सारी चीज़ें। और पाकिस्तान में कोविड को इन्होंने मैनिपुलेट करके, जिस तरह इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, फिगर्स कम दिखा रहे हैं। और ये मैडम हमारी जो बात कर रही थी बड़ी ऑनरेबल है। तो अगर आप मंडे की आप अखबार उठा लें, इस मंडे की, उसमें आप देखें कि इनकी खुद स्टेटमेंट है, डॉन की मैं कह रहा हूँ, बड़ी एक क्रेडिबल अखबार है, जहाँ इन्होंने कहा था कि एफएटीएफ की भी होगी और नैब की भी होगी। अखबार की मैं रिपोर्ट कह रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी इंटरनेट पर भी। तो उसके बाद ये खुद फिर गए, इन्होंने कहा कि नहीं, अब आखिर में कहा कि जो अपोजिशन है वो ब्लैकमेल कर रही है और ये हम पर प्रेशर कर रही है। एफएटीएफ को हमने तो नहीं कहा था, इनकी स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था कि भाई दोनों को साथ करेंगे। तो ये खुद जो है गलत बयानी से इनके जो लीडर्स हैं वो काम कहते हैं और फिर बार बार कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे। भाई एनआरओ आपके पास अख्तियार ही नहीं है, एनआरओ देने वाले कोई और हैं, आप थोड़ी हैं। आप अपनी खैर बनाएं, तो ये तो इनके हाथ में ही नहीं है। और देखें ना, ये फर्स्ट गवर्नमेंट है जो कि इन्होंने अपने सारे अख्तियारात किसी और इदारे के हवाले कर दिए हैं। आए दिन आप देखें कि मुख्तलिफ इदारों के जो लोग मुकर्रर हो रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अपने अख्तियारात किसी दूसरे इदारे को दे रही है। और ऐसा लगता है कि इमरान खान
जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नहीं है पर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद एसी बन गए हैं, अपने सारे अख्तियारात किसी और इदारे के हवाले कर दिए हैं। कभी आपने सुना? सर पावर किस तरह हो सकता है सर? वजीर आजम पाकिस्तान है सर, देखें ये किस तरह हो सकता है? आप आए दिन अखबारात में देखें कि जो है जो अच्छे खासे ल्यूक्रेटिव इदारे वो ये रिटायर्ड फौजियों के हवाले कर रहे हैं, ये हाजिर सर्विस के हवाले कर रहे हैं। ये तो इनको MNAs के हवाले करने चाहिए थे, ये तो सेनेटर्स के हवाले करने चाहिए थे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इनके पार्टी के लोगों के हवाले करने चाहिए थे या इत्यादियों के हवाले करने चाहिए थे। इसका क्या मतलब है? ये खुद कह रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट है इमरान खान वालों की, इनकी पार्टी की, कि जो हम वहाँ में 1 यूनिट चाहिए, हम 18 अमेंडमेंट रूल बैक करेंगे, हम NFC रूल बैक करेंगे। सेंटर्स माइंडसेट जो अयूब खान का था, जिया का था, परवेज मुशर्रफ का था, वही माइंडसेट इमरान खान का है। तो आप क्या कह रहे हो कि सारी तबाही बर्बादी पाकिस्तान में लगी पड़ी? क्या इस 2 साल में हुई है सर? बिल्कुल। देखिए जब से पाकिस्तान बना है, जब से पाकिस्तान बना है, कायद-ए-आज़म के वफात के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि पाकिस्तान का बजट माइनस में आया हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, IMF कह रही है, वर्ल्ड बैंक कह रही है कि पाकिस्तान की जो है GDP माइनस में आ गई है, ठीक है। तो ये तो इनके कारनामे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इसके रिजल्ट्स अभी कोविड के बाद क्या आएंगे, आप इंटरनेशनल मीडिया जाकर देखें। पाकिस्तान केसेस तो कम हुए हैं सर, केसेस तो कम। मेरी बात सुने, नहीं आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, पाकिस्तान की मीडिया पर जो है कब्जा है और यहाँ जो है मैनिपुलेट हो रही है बातें। आप BBC जाएं, CNN जाकर देखें, डूचो TV जो है जर्मनी का जाकर देखें, और दूसरे जो चैनल्स आते हैं वो जाकर देखें कि लैटिन अमेरिका। क्या अकेले से पीपल्स पार्टी टफ टाइम दे सकेगी हुकूमत को सर? बिल्कुल दे सकेगी। कैसे सर? पंजाब के अंदर आप हैं, पंजाब में देखें, पंजाब में तो नून लीग है। नहीं देखें, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं? देखें बात सुने, मेरी बात सुने। पीपल्स पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, 40 साल उसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री अलग, पुरानी अलग, हुकूमत करना एक अलग। आज मुझे बताएं, हमारे वक्त आज वो पोजीशन है जो पहले थी? नहीं, पोजीशन है, बिल्कुल है। हमारे हर शहरों में हजारों है। अगर हम इलेक्शन हार जाते हैं तो वो दूसरी बात है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की गेम है। इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान, जब जीतते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की गेम, बात सुने, जब हारते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट की गेम। मेरी बात सुने, मैं आपको मिसाल दूं। एक जमाने में पाकिस्तान की जो मीडिया होती थी वो नेशनल मीडिया होती थी। इन्हीं लोगों की कारनामे की वजह से जो मीडिया भी वो जो है रीजनलाइज हो गई हैं, अखबारात रीजनलाइज हो गए। इन्होंने किया, ज़िया के दौर में और इनके दौर में पार्टीज़ को इन्होंने रीजनलाइज करने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने की कोशिश की। ये तो ओपन सीक्रेट है यार, कोई हम छुपा थोड़ी रहे। पाकिस्तान की तारीख देखें ना, नेशनल पार्टीज को तबाह करना मीन्स पाकिस्तान को तबाह करना। ये किसने किया? किसने किया? एस्टेब्लिशमेंट ने किया। ठीक है, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आपके वजीर आजम कमजोर वजीर आजम है मैडम। आपके वजीर आजम अपने फैसले खुद नहीं करते, फैसला साजी कहीं और होता है। ब्रेक के बाद आता हूं इस डिस्कशंस को, यहीं आप जाहिर बात है काफी चीजों का जवाब देंगे, आपको पूरा टाइम देता हूं। ब्रेक के बाद आते हैं, इसी को यहीं से बताते हैं। वेलकम बैक। हाँ मैडम, कमजोर वजीर आजम है, फैसले नहीं कर पा रहे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इम्तियाज साहब, 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे मेंबर, सीनियर मेंबर हैं, इनकी बातों का भी जवाब देना ज़रूरी है। आपने कहा हुकूमतें मतलब मजबूत क्यों नहीं है। 18th अमेंडमेंट के ऊपर आपने बात की है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि 18th अमेंडमेंट किसी ने उसको इम्प्लीमेंट करने से सिंध में किसी ने रोका है इनको? इनकी गवर्नमेंट मौजूद है, 18th अमेंडमेंट की फुली इम्प्लीमेंटेशन इनके इख्तियार में है। इतने पुराने सीजनल पार्टी है, नेशनल, किसी दौर में नेशनल लेवल की पार्टी हुआ करती थी, अब सूबे के ऊपर आके रह गई है। किसने इनको मना किया कि आप अपने सूबे के अंदर 18th अमेंडमेंट की फुली इम्प्लीमेंटेशन करके, जहाँ पे आप हर
तरीके से जिस तरीके से आप अपना हक मांगते हैं एनएफसी के ऊपर, उसी तरीके से आप डिस्ट्रिक्ट्स को पीएफसी का सूरत में हक दे दीजिए। आप 18th अमेंडमेंट की सूरत में अपनी तमाम तर पावर्स को लोकल गवर्नमेंट के पास डिवॉल्व कर दीजिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो आपने झगड़ा खड़ा किया हुआ है, एम्बिग्विटीज़ क्रिएट की हुई हैं कि जी ये सड़क किसी और ने देखनी है, ये सड़क किसी और ने देखनी है, सीधे हाथ पे कचरा किसी और ने उठाना है, उल्टे हाथ पे कचरा किसी और ने उठाना है, इसको ख़त्म करिए। आप हर चीज़ के ऊपर हुक्मरान बन के अपने पावर्स लेके क्यों बैठ गए? 18th अमेंडमेंट को आप तालीम के इदारे के अंदर बजट के साथ डिवॉल्व कर दीजिए। आप हेल्थ के मकाम में, हेल्थ के डिपार्टमेंट के अंदर 18th अमेंडमेंट को फुली डिवॉल्व कर दीजिए। हॉस्पिटल्स को बजट दीजिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर आप बेसिक हेल्थ यूनिट्स को बजट दीजिए। तो आप ये सारी चीज़ें अपने इख्तियार में क्यों रख के बैठे हुए? अगर 18th अमेंडमेंट इतना अच्छा है तो आज सूबा के अंदर जितने शहर हैं, खाली कराची की बात नहीं करी, जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर हमें तरक्याती मंसूबे क्यों नज़र नहीं आते? आपने जिस भी डिपार्टमेंट को चाहे उठा के देख लीजिए तो उसके अंदर आपको हर डिपार्टमेंट रोता हुआ नज़र आएगा। आप आज खड़े होकर असेंबली के फ्लोर के ऊपर किसी भी डिपार्टमेंट के ऊपर बात करें, उसके अंदर से निकल के लोग आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये देखें मैडम ये हो रहा है हमारे साथ। आपने किसी डिपार्टमेंट को भी जो है ना उसकी असल शक्ल के अंदर नहीं छोड़ा। ठीक है, वजीर आजम कमजोर है, वजीर आजम खुद फैसले नहीं कर रहे, जो लाए हैं उनको वही फैसले कर रहे हैं। साहब अगर ये लाए और आने की जो बात है ना, इसको खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये मशीर जिनको ड्यूअल नेशनलिटी थी, ये तानिया साहिबा ये चले गई, ये डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं तानिया के ऊपर बेकायदगियां, इरेगुलरिटीज, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया, इस्तीफा लिया गया, मसाइल थे, करप्शन थी, क्या थी, ये लोग किस तरह, अजीब मसाइल हैं इस गवर्नमेंट के। कुछ कह रहे हैं कि ये करप्ट, कुछ कह रहे हैं कि ये इन्होंने उसको निकाला, उसने उसके खिलाफ साजिश की, अपने ही मसाइल आपके बहुत हैं। इम्तियाज साहब मैं समझती हूँ कि अगर आप स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेंथ बेसिकली हम फेडरेशन है, फेडरेशन की सूरत की गवर्नमेंट है, सूबों से आपको पावर मिलती है, 3 सूबों के अंदर हमारी गवर्नमेंट मौजूद है। सर्टनली 5 साल के बाद हम रिस्पॉन्सिबल हैं और अकाउंटेबल भी हैं अपनी परफॉर्मेंस। मैडम मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रेहम खान साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट। मैं मैडम आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम। आपने टाइम दिया, बिजी थी अपनी फैमिली में ईद की वजह से। ईद मुबारक में आपको पहले, ईद मुबारक, एडवांस में आपको ईद मुबारक हो। आपको आवाज आ रही है मेरी? आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ईद इस बार जरा मुख्तलिफ किस्म की है, ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखें। मैडम किस तरह देख रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग करीब गई है, हुकूमत की नाकामियां 2 साल की आपके सामने, क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगी? देखिए मेरा तो मानना ये है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए है। और मैं आपको ये बताऊं कि हम इमरान खान में 100 गलतियां निकाली उनकी सियासत में, और हम ये कहें कि गलतियां सही। लाइन ड्रॉप हुई है, लाइन ड्रॉप हुई। डॉक्टर साहब दोबारा लाइन पे लेंगे। लाइन ड्रॉप। डॉक्टर साहब कह रही कि नहीं, फैसले इमरान खान साहब ले रहा है, सब फैसले इमरान खान साहब, ताकतवर वजीर आजम, कोई ऐसी चीज नहीं है, टाइम दिया जाए। जैसे मैं एक बात जरूरी पूरे करना चाहूंगी, क्योंकि देखें अगर आप ये कहते हैं कि जी हमें लाया गया है, तो फिर सिंध में आपको कौन लेकर आया है? इस बुरी परफॉर्मेंस के ऊपर जिसमें आप 12 साल से कंटिन्यूसली फेल होते हुए आ रहे हैं, उसके अंदर फिर ये फैसला कर लीजिए, हमें बता दीजिए कि आपको कौन लेकर आया है इस बुरी परफॉर्मेंस के साथ। आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी आदमी से आप पूछ लें, आज आपके अपना जो गढ़ है लाड़काना, वहाँ से लोगों की चीखों की आवाज़ें आती हैं। तो फिर आप अगर कहीं और कोई और फैसले करता है तो आपके बारे में फैसले कौन करता है? तो एक तरफ हो जाए ना, एक दफ़ा अपना माइंड मेकअप कर लें कि अगर तो आप ये कहते हैं कि जी बाकी सूबों के अंदर गवर्नमेंट कोई और 2 साल में आपके पास क्या है दिखाने के लिए? इम्तियाज साहब हमारे पास बहुत एक इदारा कोई बनाया आपने, पीआईए स्टील मिल कोई एक इदारा बनाया, दो एक चीज आप देखे और कमिटमेंट करके गए थे, आप लोगों ने कहा था हमने हम जो है ना करप्शन खत्म कर देंगे, हम ओवर कमिटमेंट तब करके गए थे। सुन लीजिए ना इम्तियाज खान साहब ने इतने वादे, आपने सवाल किया तो जवाब दीजिए। कोई चीज दिखाने के लिए नहीं 2 साल हमारे पास
पास है बहुत कुछ है दिखाने को। इम्तियाज साहब, आपने इस दौर के अंदर 3 बड़े डैम्स के मंसूबे स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पानी इस मुल्क का एक बहुत ही स्टार्ट हुए हैं, घर देंगे, नौकरियां देंगे, आपने घर गिरा दिए, आपने बेरोजगार कर दिया, इदारे वही है, महंगाई बढ़ गई, ये सब चीजें हुई हैं मैडम। इम्तियाज साहब, अगर आप जवाब देने देंगे तो सवाल करें नहीं, बिकॉज आप वो अगर रिपीट करते रहेंगे तो फायदा नहीं होगा। तो देखिए, इसी हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे दौर के अंदर रेमिटेंसेस बढ़ी है, हमने इनके दौर में लिए हुए कर्जों को वापस किया है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डैम्स की जो मैंने आपसे बात की, पाकिस्तान के लिए पानी एक सीरियस मसला है। इसके अलावा आप बलोचिस्तान के अंदर देख लीजिए कि हमने जो मंसूबे स्टार्ट किए, जो इन्होंने मंसूबे स्टार्ट किए। ब्रेक का टाइम का मैं आता हूं, ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास भी आऊंगा, रेहम खान को भी टेलीफोन लाइन पे लेंगे ना। ब्रेक का टाइम का, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आप? आज 3 साल देखें, 2 साल हुए, टाइम तो देना चाहिए डॉक्टर साहब। देखिए, टाइम तो पीपल्स पार्टी ये तो नहीं कहती है कि भाई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो। पीपल्स पार्टी या अपोजिशन तो ये कह रही है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के तहत अगर अदम एतमाद आ जाता है या मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं, या बिलावल साहब ने कहा है कि अगर अदम एतमाद स्पीकर के बात आ जाती है, तो ये एक टूल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल टूल्स हैं। जब ये आए थे उस वक्त भी हमारी स्टेटमेंट, जरदारी साहब थे, बिलावल साहब थे या शहबाज शरीफ थे, उन्होंने यही कहा था कि भाई आप अपना टर्म पूरा करें। अब ये खुद हालात ऐसे पैदा कर रहे हैं जो खुद अपने आप को जो है, इनके अपने MNAs इनसे खुश नहीं है, इनके इत्यादि इनसे खुश नहीं है। पंजाब किस तरह गवर्न हो रहा है, KP किस तरह गवर्न हो रही है, बलूचिस्तान को किस तरह हैंडल किया जा रहा है, सिंध में जिस तरह चीज़ें, ये जो इनके गवर्नर साहब हैं या जो इनके MNAs हैं या जिस तरह की स्टेटमेंट्स। ठीक है सर, मैं माजरत 1 मिनट, रेहम खान साहिबा सीनियर इनका पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे, मैं आपको वेलकम करता हूं मैडम। जी थैंक यू। जब भी इस हुकूमत से पूछा जाता है कि आपकी कारकर्दगी क्या है, परफॉर्मेंस क्या है, तो ये कहते हैं कि अपोजिशन NRO मांग रही है। क्या कहेंगी, क्यों NRO को पीछे छुप रही है गवर्नमेंट? बार बार अटेंशन डाइवर्ट या डिस्ट्रैक्शन या हुकूमत चाह रही, क्या कहेंगी? देखिए, हुकूमत तो आपको पता है डाइवर्जन और लोगों को इधर उधर गुमराह करना इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही है। लेकिन NRO पता नहीं हुकूमत क्यों उस पर फोकस कर रही है। जाहिर है वो PR उनकी टैक्टिक्स है, और मुझे समझ नहीं आती कि जो बिल उन्होंने पेश किए हैं वो तो पास कर दिए। यानी कि किसी भी सियासी जमात ने और बड़ी सियासी जमातों ने ऑपोजिशन नहीं की किसी चीज पे। अगर वो सियासत कर रहे थे तो मुल्क के मफाद के लिए वो ना करते, साइन ना करते, अमेंडमेंट तो पास कर दी उन्होंने। जो भी बिल्स थे, जितने बिल्स पेश किए गए वो पास किए गए हैं। तो अगर NRO मांगने के लिए ब्लैकमेल कर रहे होते तो ना करते साइन। तो ये बिल्कुल ही एक झूठ, मुबालगा आराई भी नहीं, झूठ है। और साथ ही साथ ये जो एक और नया इन्होंने शोर छोड़ा है, आप कुछ देखा होगा कि जिस दिन FATF की बात हुई, जिस दिन एंटी टेररिज्म की बात हुई, तो उस दिन इन्होंने वो इस्तीफों का खेल खेल लिया। अब आज मैं देख रही हूँ और मुझे इतना गुस्सा और अफसोस है इसलिए क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे नौजवान भाई बच्चे मुझे ऑन अ डेली बेसिस ईमेल करते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान खिदमत करना चाहते हैं, हमें नौकरी नहीं मिलती। और ये वो लोग हैं जिनको बड़ी बड़ी फर्म हेड हंट करती हैं, IBM, वोडाफोन, ऐसे लोग उनको बुलाते हैं। अब आज ये जो इनके पैराशूटर्स हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल थी। जाहिर है आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी कि पहले आपको लाए, पाकिस्तान में विराजमान किया, और फिर आपके अल्फाज में मैं एक एडवाइजर की लेटर पढ़ रही थी, उसमें लिखा है कि आई वाज अ फोन कॉल अवे फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर। अरे भाई वाह, प्राइम मिनिस्टर और कुछ इदारों ने आपको कहा कि वी आर अ फोन कॉल अवे, किसी वक्त भी आप हमें फोन कॉल कर सकते हैं, फिर भी आप तंग थे और आप इस्तीफा दे रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड जो खेल रहे हैं, यानी ये NRO की बातें करना, ये बात करना कि प्रेशर में है सियासी जमात, ये बात करना कि हम बड़ी प्रॉब्लम है, हमें तो जीना नहीं दिया जा रहा, हमारे खिलाफ बड़ी साजिशें थी, इस वजह से हमारे बेचारे भोले भाले फॉरेन एडवाइजर्स जा रहे हैं। तो वो तो आपको पता है ये तो PR की जमात है, ये तो सिवाय फेसबुक ट्विटर पे अपनी फेक तख्तियां बाहर भी लगाते हैं और फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी लगाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है ईद के बाद प्रेशर हुकूमत पे डालने की जरूरत है। मैं
पहले जो बात कर रही थी वो ये है कि देखें जो अवाम की नब्ज है उसको जांचना चाहिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और PMLN को। इस वक्त लोग बड़े खफा हैं क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि NRO है कि नहीं है, बिकॉज NRO तो नहीं है। हमें नजर आता है कितना प्रेस रिलीजेस आ रही हैं, शहबाज शरीफ और उनके खानदान के पीछे भी प्रेस रिलीज आ गई है नैब की, और जनाब कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को भी कभी JIT आ जाती है, कभी कोई और फौरन फुलझड़ी छोड़ देते हैं। ये तो प्रेशर में तो एक्चुअली आप उनको डाल रहे हैं, वो प्रेशर नहीं ले रहे, वो एक्चुअली मुल्क के मफाद के लिए FATF पे भी साइन कर रहे हैं, वो अमेंडमेंट पे भी और बिल्स पे भी पास कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं। लेकिन अब सियासी जमातों को कौम की और अवाम की जो आवाज है उस पर लब्बैक कहना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि अवाम इस वक्त बिल्कुल पिस रही है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस वक्त ये जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ करने जा रहे हैं, ये जो एक इकोनॉमिक टेररिज्म के भेस में करने जा रहे हैं कि एक किसी भी ब्यूरोक्रेट को ये हक होगा कि वो किसी पे शक की बुनियाद पे उसके पास पावर ऑफ अरेस्ट होगा। यानी आप चाहते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, हमारे ठेकेदार, हमारे छोटे मोटे जो बिजनेस कम्युनिटी है, हमारी जो बड़ी बिजनेसेस हैं, सनतकार, उन सबको आप ब्लैकमेल करें। और ये सब हो रहा है इस वजह से कि आगे लोकल बॉडीज भी आने वाले हैं। आपको पता है ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, पहले ब्लैकमेल किया सियासी जमातों को, उनके लीडरान को, उनको बार बार धमकियां कभी नैब की कभी किसकी देते हैं। अब ये हमारी बिजनेस कम्युनिटी के हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं, उनको ब्लैकमेल करें। मैडम क्या लग रहा है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ जो है ना शोल्डर टू शोल्डर खड़ी होगी, प्रेशर बर्दाश्त करेगी? देखिए आज तो आपको पता है कि हम सारे मतलब ईद का मौका है लेकिन लोग बहुत मायूस हैं। आपने JUIF के जो डिफरेंट व्यूज हैं और तकारीर है सुनी होंगी, और वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो इन बड़ी दोनों जमातों के साथ खड़े ही नहीं होंगे। तो इसलिए क्योंकि देखिए मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब पहले भी कर चुके हैं और उस वक्त भी वो उनका गिला ये रहा है कि सपोर्ट नहीं करते। तो मौलाना साहब की तो छोटी सी जमात है और वो एक मजहबी जमात है, उसके पास तो अब लोग ये पूछते हैं कि मौलाना साहब का क्या फ्यूचर है। देखिए मौलाना साहब की फ्यूचर के साथ फेडरल जो फ्यूचर है यानी कौम का मुस्तकबिल, वो तो बड़ी दोनों जमातों ही के साथ जुड़ा हुआ है ना। छोटी जमात से तो कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन बड़ी जमातें मुझे नहीं पता कि PMLN PPP के साथ खड़ी होगी या PPP PMLN के साथ खड़ी होगी कि नहीं होगी। मैं ये कह रही हूँ कि अगर ये दो बड़ी जमातें साथ ना खड़ी हुई तो अवाम इनको नहीं बख्शेगी। अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बिलावल भुट्टो की बनी हुई है, अच्छी खासी पॉपुलैरिटी PMLN की, खास तौर पे शायद खाकान अब्बासी और इनकी जो दीगर कुछ सेकंड टीयर लीडरशिप है उनकी बड़ी लोग इज्जत कर रहे हैं, उनको बड़ी दोनों की दिलेरी को मान रहे हैं। लेकिन अब ये इनका टेस्ट है, अगला बड़ी मेहरबानी, उन्होंने कोई दम नहीं। बड़ी मेहरबानी मैडम, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू आपकी, बड़ी मेहरबानी। ईद के बाद APC भी होगी, रबर कमेटी की मीटिंग भी होगी, देखते हैं क्या होता है मुल्क के अंदर, किस तरह की मूवमेंट्स चलती है, तहरीक चलती है, पार्टियों के अंदर कैसी मोबिलाइजेशंस होती है हुकूमत के खिलाफ, एहतजाज, तहरीक, ये तो जमहूरियत का हुस्न है, होता रहता है। क्या नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ उसी तरह की मोबिलाइजेशन, उसी तरह की तनकीद जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं, उसी तरह का एक जोशीला खिताब और जोशीली तनकीद वो करेंगे? देखते हैं, तो वक्त बताएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।